चलिए दोस्तों, अभी आपका जो है आरपीएफ का एग्जाम डेट दे दिया है दोस्तों, जो कि आपको पता होगा कि 2 दिसंबर से स्टार्ट है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है याद रखिएगा, इसमें जो है फुल प्रैक्टिस सेट लिए हैं, जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब दिए गए हैं। इसमें आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योग्राफी के मिलेंगे, साइंस के मिलेंगे, अर्थशास्त्र के मिलेंगे और पॉलिटिकल साइंस के मिलेंगे। अगर आपका 50 में से 25 से 30 नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट आपको करवा रखा है, आपको पसंद आया होगा। आज हम लोग चलिए बिना देरी का 3 नंबर प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जो भी चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न में से, यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। देखिए, आपको जितना भी नंबर आ रहा है वो आपको कमेंट करना है। आपको कम नंबर आ रहा है, बेसी नंबर आ रहा है, वो भी आपको कमेंट करनी है। और आपको आंसर के साथ साथ अपना भी आंसर देते जाना है। जैसे यहाँ पर दिया गया, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, मराठा और अंग्रेज के बीच जो है 3 युद्ध हुए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, आंग्ल मराठा युद्ध बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आंग्ल मराठा युद्ध बोलते हैं। याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कब हुआ था? 1775 से लेके 1782 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 से लेके 1805 तक हुए थे। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1816 के लगभग करीब और 19 तक चला था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से अब आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो याद रखिएगा, सालाबाई की संधि। क्या बोलिएगा? सालाबाई की संधि। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध याद रखिएगा, देवगांव की संधि के तहत। कौन बोलिएगा? देवगांव की संधि। और जो है तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये किसके बीच संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो याद रखिएगा, यह जो हुआ था, याद रखिएगा, ये जो हुआ था दोस्तों, पुणे की संधि के तहत। क्या दोस्तों? पुणे की संधि। तो यह सब चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इसमें, याद रखिएगा, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग। क्या बोलिएगा? वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। 1803 1805 में कौन था दोस्तों? दूसरे में बेलेजली। क्या बोलिएगा? बेलेजली। और तीसरा में कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएंगे। तो इतना चीज आपको याद रखना इस प्रश्न के माध्यम से, तो आपका टोटल क्वेरीज दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न को तब देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार की डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो यह कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस का डर था। यह चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, याद रखिएगा, यूरोप से जो भारत आए थे, यूरोपीय कौन कौन थे? तो आपको पता रहनी चाहिए। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। उसके बाद दूसरा बात करिएगा तो डच आया था। तीसरा बात करिएगा तो कौन आया था? अंग्रेज आया था। और चौथा बात करिएगा तो कौन आया था दोस्तों? तो डेनिस आया था। और पांचवा कौन आया था? तो फ्रांस आया था, फ्रांसीसी आया था। इतना चीज आपको ध्यान देनी है। अच्छा, पुर्तगाली जो आया था कब आया था? 1498 में आया था। डच कब आया था? 1602 में आया था। अंग्रेज कब आया था? तो याद रखिएगा, 1608 में आया था। डेनिस कब आया था? 1616 में। फ्रांसीसी कब आया था? 1664 में। ये सब चीज भी आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, जो भी आरपीएफ एसआई का तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए जो है बोल सकते हैं कि अंतिम कील साबित होगा। अगर इस प्रैक्टिस सेट को आप डेली देखते हैं तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आप जो है 50 में 35-40 करके आइएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से पूरी डिस्कशन को सुनना है और देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? देखिए, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि जो याद रखिएगा, सबसे पहले जो स्वीकार किया वो मराठा का शासक कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। यहाँ पर से तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ बात आता है सहायक संधि। सहायक संधि को सबसे प्रथम किसने लाया था? तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी गवर्नर था एक दोस्तों, उसका नाम क्या था? तो डुप्ले था। तो डुप्ले ने लाया था। वहीं अगर पूछेगा कि भारत में जो है सहायक संधि को विस्तार किसने किया था, तो भारत में अगर सहायक संधि का विस्तार पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा कौन दोस्तों? तो बेलेजली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेलेजली हो जाएगा। अच्छा, सहायक संधि को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था? अगर पूछेगा सबसे पहला स्वीकार किसने किया था, तो याद रखिएगा, हैदराबाद के निजाम ने। क्या बोलिएगा? हैदराबाद के निजाम ने किया था। तो इतना चीज आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें विद्रोह दिया गया है और वर्ष दिया गया है। आरपीएफ एसआई का जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे जो है 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पवाना विद्रोह कब हुआ था? 1873 में, तो ये बिल्कुल ठीक है। दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ था? 1875 में। सन्यासी विद्रोह 1894 में नहीं, ये 1770 से लेकर लगभग 1800 में खत्म हो गया था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका गलत है। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा ये था दोस्तों, बोल सकते हैं इसमें कौन था? देवी चौधरानी था। कौन बोलिएगा? देवी चौधरानी थे, ठीक है, तो यह चीज भी एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ कौन था? भवानी पाठक था। कौन था? भवानी पाठक था। अच्छा, सन्यासी विद्रोह का मतलब बोल सकते हैं कि किस पुस्तक में मिलना देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा आनंद मठ में। किसमें दोस्तों? आनंद मठ में देखने को मिलता है। पवाना विद्रोह याद रखिएगा ये जो 1873 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा ईशान चंद्र राय ने। किसने? ईशान चंद्र राय ने इसका नेतृत्व किया था। तो यह सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए अगली प्रश्न को जब हम लोग देखते हैं तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम लागू हुआ था? देखिए यहाँ पर बात आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम याद रखिएगा लॉर्ड लिटन ने स्टार्ट किया था, और कब किया था? 1878 ईस्वी में स्टार्ट किया था। और बाद में जाकर याद रखिएगा ये लॉर्ड लिटन जो आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, किस पत्रिका को? तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका। क्या बोलिएगा? अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, यह चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। अच्छा, अमृत बाजार पत्रिका जो था इसके संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा शिशिर घोष। कौन बोलिएगा? शिशिर कुमार घोष थे, ठीक है, यह चीज आपको ध्यान देनी है। अच्छा, ये जो आया था दोस्तों ये किस भाषा में छपता था? पहले हिंदी भाषा में, लेकिन जब 1878 में वर्नाकुलर एक्ट आया तो ये रातों रात जो है चेंज होकर किस में चल गया? रातों रात चेंज होकर इंग्लिश भाषा में रूपांतरित हो गया था, यह भी आपको ध्यान देनी है। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था, तो यह भी आपको ध्यान देनी है। लाया किसने? लाया था किसने? याद रखिएगा लिटन ने। लॉ से लाया, याद रखिएगा लाया, और दोस्तों रद्द, ये दो क्वेश्चन आपको पूछेगा, याद रखिएगा वर्नाकुलर से। तो आपको एक ट्रिक दे देते हैं, लॉ से लाया किसने? तो लिटन ने। लॉ से लाया, लॉ से लिटन, और लॉ से रद्द किसने किया? तो रिपन ने। तो यह ट्रिक आपको एकदम ध्यान देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में ध्यान से देखिए, यहाँ पर मार्ले मिंटो, क्या दोस्तों? लॉर्ड मार्ले मिंटो। 1909 का अधिनियम आता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसमें याद रखिएगा मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पंचायत की घोषणा की गई थी, तो यह भी आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने याद रखिएगा 1905 में जो है बंगाल विभाजन का नेतृत्व किया था, यानी कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। तो यह सब चीज को भी एकदम आपको बारीकी से देख के जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा कब हुआ था दोस्तों? याद रखिए 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा क्रिप्स प्रस्ताव के मिशन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो 1942 में आया था, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व तो कोई नहीं किया था समान रूप से, लेकिन थोड़ा सा नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा ये क्या था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी जी। इसके बाद जो है याद रखिएगा एक आवर्स चलाया गया था, जिसको हम लोग जीरो आवर्स के रूप में जानते हैं। जीरो आवर्स में याद रखिएगा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता को, मतलब कि जो भी इसमें मतलब कि बोल सकते हैं भारत छोड़ो का नेतृत्व कर रहा था, उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। वहीं दोस्तों महात्मा गांधी को कहां पर रखा था? याद रखिएगा आगा खां पैलेस में। कहां पर दोस्तों? आगा खां पैलेस में। वहीं दोस्तों याद रखिएगा एक बिहार के एग्जाम की दृष्टि से जयप्रकाश नारायण को कहां पर रखा था? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को रखा था दोस्तों हजारीबाग जेल में। कहां पर दोस्तों? हजारीबाग जेल में, जो याद रखिएगा दिवाली के दिन कूदकर भाग गए थे। और बोला गया था, बीपीएससी पूछा था कि जिस दिन वो भागा था वो किस पर्व का था? तो याद रखिएगा दीपावली पर्व था। तो इतना चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर दिया गया है कैबिनेट मिशन योजना। अच्छा, कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? तो याद रखिएगा मार्च 1946 में। कब दोस्तों? मार्च 1946 में आया था। और इसमें दोस्तों 3 सदस्य थे, जिसको कि याद करने का ट्रिक है काल, क्रिप्स अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसने बोला था कि संविधान को संविधान सभा बनाकर देगा, ये इसमें बोला गया था, संविधान सभा बनाकर देगा। अच्छा, उस समय जो संविधान सभा बना के देगा उसमें कितना सीट था? 389 सीट था, जिसमें याद रखिएगा 93 जो देसी रियासत से थे, देसी रियासत से थे। और दोस्तों ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? 292। और दोस्तों 4 जो है कमिश्नरी क्षेत्र से। और बात करिएगा तो इतना दोस्तों इसमें था। लेकिन याद रखिएगा स्वतंत्रता के वक्त कितने बचते हैं? 299 बचते हैं। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। यहाँ पर देखिए साइमन कमीशन रिपोर्ट के बारे में बताया गया। साइमन कमीशन रिपोर्ट आपको पता है कि कब आया था दोस्तों? साइमन कमीशन कब आया था? तो 8 फरवरी 1928 को जो है ये अपना भारत आया था। यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। और बेबल योजना कब आया था दोस्तों? तो ये भी आपसे पूछ सकता है। बेबल योजना 1919 में आया था। कब दोस्तों? 1919 में आया था, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय किसे जाता है? तो ब्रिटिश सरकार जो है भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन किसका जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जब साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन में याद रखिएगा 7 सदस्य आए थे। क्या दोस्तों? 7 सदस्य आए थे, जिसको कि श्वेत कमीशन भी बोला जाता है। इसमें दोस्तों एक था दोस्तों, याद रखिएगा, ऐसे थे साइमन कमीशन के सदस्य जो जाके बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता, उसको हम लोग बोलते हैं क्लीमेंट एटली। क्या बोलिएगा दोस्तों? क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली जो था वही दोस्तों क्या बोले थे? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। यहाँ पर अबुल कलाम आजाद है, तो याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के दोस्तों सबसे युवा अध्यक्ष थे। कौन दोस्तों? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान देनी है। और इसका कार्यकाल की जब बात करेगा दोस्तों, तो यह लगभग जो है 1940 से लेकर 45 तक कार्यकाल के रूप में रखे और सबसे लंबा अवधि तक कांग्रेस का अध्यक्ष इसी यही बने रहे। लॉर्ड माउंटबेटन योजना याद रखिएगा कब आता है दोस्तों? 3 जून 1947 को। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये भारत को आजाद कर कर जाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों कब होता है? 1869 ईस्वी में होता है। याद रखिएगा कब होता है? 1800 माफी चाहते हैं, यहाँ पर 1869 ईस्वी में होता है जन्म। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं? तो याद रखिएगा 1894 ईस्वी में जो है दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। वहां से वापस कब आते हैं? तो 1915 ईस्वी में भारत आते हैं, जो कि याद रखिएगा उस दिन मनाया जाता है प्रवासी दिवस के रूप में। उसके बाद दोस्तों 1915 में जब भारत आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 1915 में दोस्तों कब आते हैं? भारत आते हैं। उसके बाद दोस्तों 1916 में याद रखिएगा साबरमती आश्रम का निर्माण करते हैं लखनऊ में और गुजरात में। और दोस्तों 1917 में जो है याद रखिएगा क्या होता है दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह। और 1918 में दोस्तों क्या होता है? तो याद रखिएगा 1918 में होता है अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक है। उसके बाद 1918 में एक होता है खेरा सत्याग्रह लड़ता है इनके द्वारा। और फिर दोस्तों 1919 में दोस्तों मुसलमानों के लिए एक नेतृत्व करता है और युद्ध लड़ता है खिलाफत आंदोलन के नाम में, जिसको हम लोग जानते हैं। 1920 में फिर दोस्तों क्या होता है? असहयोग आंदोलन होता है। फिर 1922 में याद रखिएगा चोरी चोरा कांड के बावजूद जो असहयोग आंदोलन को समाप्त कर महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं? तो याद रखिएगा इनको जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों बीमार रहने के कारण जो है इनको 1 साल पहले 2 साल पहले रिहा कर देता है। और 1924 में जब भारत आते हैं तो ये दोस्तों कांग्रेस का प्रथम बार अधिवेशन किए थे 1924 में, जो कि बेलगांव अधिवेशन से जाने जाते हैं। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 1930 में जो है दांडी मार्च मनाते हैं और 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। उसके बाद दोस्तों 1932 में जो याद रखिएगा पुनः पैक्ट होता है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। 1932 में क्या होता है? पुनः पैक्ट होता है। उसके बाद दोस्तों 1942 में याद रखिएगा क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन होता है। और महात्मा गांधी का मृत्यु कब हो जाता है? 1948 में। इतना चीज आपको पूरे तरीके से पता रहनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल को हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? देखिए हल का प्रमाण कहां पर मिलता है दोस्तों? बनवाली में मिलता है। अच्छा बनवाली कहां पर है? तो याद रखिएगा हरियाणा में। कहां पर दोस्तों? हरियाणा में है। तो ये आप तो ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लोथल, लोथल से याद रखिएगा दोस्तों, लोथल कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है दोस्तों? गुजरात में है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और गुजरात में जो ये है इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा ये जो है किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। और यहाँ याद रखिएगा क्या मिला था दोस्तों? तो फारस की मुहर मिला था। क्या दोस्तों? फेरस की मुहर या फारस की मुहर कहां से प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा लोथल से प्राप्त हुआ था। कालीबंगा दोस्तों कहां पर है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। और ये दोस्तों घग्घर नदी के तट पर है। क्या दोस्तों? घग्घर नदी के तट पर है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जूते हुए खेत कहां पर मिले थे? तो याद रखिएगा जूते हुए खेत के कांड कहां पर मिले हैं? कालीबंगा में। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर कर्मकांड और यज्ञ का प्रावधान भी कहां से मिला जाता है? तो कालीबंगा से ही मिला जाता है। ठीक है, यह चीज भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको धौलावीरा दिख रहा होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों? राखीगढ़ी। और दूसरा अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका धौलावीरा। क्या दोस्तों? धौलावीरा। धौलावीरा को याद रखिएगा यूनेस्को विश्व धरोहर में कौन था याद रखिएगा 40वां में शामिल किया गया था। यह चीज ध्यान दीजिएगा। और धौलावीरा कहाँ पर है? तो ये भी गुजरात में है। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है। तो ये इतना चीज आपको ध्यान देनी है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ था? देखिए बुद्ध का जो मतलब कि चित्र अंकन हुआ था, यहाँ पर चित्र पूछ सकते हैं। चित्र जो है किसके सिक्के पर अंकन हुआ था? तो ये हो जाएगा कनिष्क। बुद्ध से जुड़ा हुआ इसमें कनिष्क ही है, तो कनिष्क हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल राइट बी नंबर। कनिष्क याद रखिएगा किस वंश का शासन था? तो कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक कौन था दोस्तों? कनिष्क। कनिष्क के दरबार में एक दोस्तों रहते थे, याद रखिएगा उनका नाम क्या था? चड़क, जो कि चिकित्सक रहते थे। तो इतना चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर अब बात आता है बुद्ध धर्म का दोस्तों। याद रखिएगा बौद्ध धर्म का जन्म कब होता है दोस्तों? याद रखिएगा
63 ईसा पूर्व में जो है याद रखिएगा इनका जन्म होता है। अच्छा, इनका जन्म जो है कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। कहाँ पर दोस्तों, लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। इतना चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। उसके बाद याद रखिएगा बौद्ध धर्म में दोस्तों याद रखिएगा 4 बौद्ध संगति होता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति जो है कहाँ पर होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा राजगिरी में होता है। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा वैशाली में होता है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में होता है। कहाँ पर दोस्तों, पाटलिपुत्र में। और चौथा की बात करिएगा तो वो कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा कुंडलवन कश्मीर में होता है। क्या दोस्तों, कुंडलवन कश्मीर में होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ उसका राजा कौन था दोस्तों, तो याद रखिएगा उसका था दोस्तों कौन, अशोक था। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सॉरी अजात शत्रु हो जाएगा। क्या दोस्तों, अजात शत्रु हो जाएगा, माफी चाहते हैं। और दूसरा जो होगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा, कालाशोक हो जाएगा। कौन दोस्तों, कालाशोक हो जाएंगे। और तीसरा की बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, अशोक हो जाएगा। और चौथा जो हुआ था दोस्तों इसमें कनिष्क था। कनिष्क याद रखिएगा, कनिष्क थे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और चौथ बौद्ध संगति के अगर उपाध्यक्ष पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा विश्वामित्र हो जाएगा। तो इतना चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया। परिभाषित का बात करेगा तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 110। ठीक है, और दोस्तों अगर प्रावधान पूछेगा, याद रखिएगा प्रावधान पूछेगा तो ये हो जाएगा 109 में। ठीक है, धन विधेयक प्रावधान करने का मतलब हुआ कि धन विधेयक जो सबसे पहले कहां पर आएगा, लोकसभा में ही आएगा और लोकसभा में पूरा पारित होगा। राज्यसभा में धन विधेयक को लेकर कोई भी इसको मतलब कि बोल सकते हैं उपाधि नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये मात्र 14 दिन जो है इसको रोक कर रख सकते हैं। अच्छा, आप लोग बताइएगा धन विधेयक जो आते हैं लोकसभा में उसको पुनः राष्ट्रपति के लिए लौटा सकते हैं, तो नहीं, नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि धन विधेयक जो है दोस्तों ये याद रखिएगा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही आते हैं। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही आते हैं। तो यह चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात आता है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 118 में दोस्तों क्या है, बीटो का वर्णन है। क्या दोस्तों, बीटो का वर्णन है। बीटो 3 प्रकार के होते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बीटो का मात्र एक बार राष्ट्रपति प्रयोग किया, उस राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा ज्ञानी जेल सिंह। क्या बोलिएगा दोस्तों, ज्ञानी जेल सिंह बोलिएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 112 में क्या है दोस्तों, बजट, लेकिन बजट की चर्चा भारतीय संविधान में नहीं की गई है। उसके जगह पे क्या किया गया है, याद रखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोलिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, इतना चीज एकदम आपको याद रहनी है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग जो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है। तो ये दोस्तों कल्याणकारी राज्य की जब बात करेगा तो ये दोस्तों किसमें आ जाएगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व में। अच्छा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो याद रखेगा ये संविधान के किस भाग में है, तो याद रखेगा संविधान के भाग 4 में है। अच्छा दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है, तो याद रखेगा आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, तो ये भी पूछ सकता है, तो याद रखेगा स्पेन से लिया गया। इसमें अनुच्छेद की बात करिएगा तो 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद इसमें वर्णन किए गए हैं। 36 में क्या बोला गया है, याद रखिएगा डीपीएसपी के राज्य की परिभाषा बोला गया। 37 में क्या बोला गया कि डीपीएसपी ने की डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। 38 में क्या बोला गया, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है। 39 में क्या बोला गया दोस्तों कि याद रखिएगा महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा ग्राम पंचायत के बारे में। 41 में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा मतलब कि जो भी व्यक्ति काम नहीं कर पा रहे हैं उसको जो है सरकारी में रुपया में कुछ प्रावधान देना। 42 में क्या बोला गया दोस्तों, प्रस्तुति सहायता। 43 में क्या बोला गया दोस्तों, निर्वाह योग मजदूरी। 43 के क में क्या बोला गया तो दोस्तों, याद रखिएगा कुटीर उद्योग में बढ़ावा देना। 43 के ख में क्या बोला गया था दोस्तों, याद रखिएगा सहकारी समिति। 44 में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा समान सिविल संहिता। 45 में क्या बोला गया था दोस्तों, याद रखिएगा 6 वर्ष से कम बच्चे को शिक्षा देना। 46 में क्या बोला गया था, एससी एसटी का प्रावधान। 47 में क्या बोला गया था, पोषा स्तर के लिए, पोषा स्तर में आ जाता है शराबबंदी, सब इसी में आता है। 48 में क्या बोला गया था, कृषि एवं पशुपालन। 48 के क में क्या बोला गया था, याद रखिएगा वन्यजीव एवं वन्यजीवों का पर्यावरण संरक्षण। 49 में क्या बोला गया था, राष्ट्रीय स्मारक। 50 में क्या बोला गया था, याद रखिएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 में क्या बोला गया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और दोस्तों विदेशी कार्य के बारे में बताया गया था। तो ये दोस्तों इतना अनुच्छेद जो है याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आते हैं। तो ये सब चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा उद्देश्य का। उद्देश्य का याद रखिएगा जो है किसने पारित किया था, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। कब किया था, तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को इसको सबसे पहले प्रस्ताव भेजा था। लेकिन ये लागू कब से हुआ था, तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को ये स्टार्ट हुआ था। इतना चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। मूल अधिकार याद रखिएगा संविधान के भाग 3 में है। और ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और इसमें अनुच्छेद की बात करेगा तो ये कहाँ से आता है, तो 12 से लेकर 35 तक इसमें अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए
बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। संघीय लक्षण कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो है याद रखिएगा केंद्र भी आएगा और दोस्तों राज्य भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा ये तो आएगा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान ये भी आएगा, एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता याद रखिएगा ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एकहरी नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये कनाडा से लगभग लिया गया है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सॉरी, अमेरिका से लिया गया। कहां से दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध याद रखिएगा ये जो है किसमें आया था, तो याद रखिएगा सरकारिया आयोग, क्या बोलिएगा, सरकारिया आयोग बोलिएगा, ठीक है। और भारत में पूर्ण लिखित संविधान जो है कहां से लिया गया था, तो अमेरिका से लिया गया था, और सबसे पहला लिखित संविधान कहां का है, अमेरिका किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, लोक लेखा समिति के निम्न में सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसमें कि याद रखिएगा 15 जो है लोकसभा से होते हैं। किसमें होते हैं, 15 जो है लोकसभा से होते हैं, और 7 की बात करेगा तो ये जो है राज्यसभा से होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और जो है 22 टोटल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1 साल। अच्छा दोस्तों, सबसे अधिक जो है किसमें सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा प्रकलन समिति में। क्या दोस्तों, सबसे बड़ा समिति भी यही है और इसमें सबसे अधिक होते हैं। इसमें कुल जो है 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 सदस्य याद रखिएगा लोकसभा से होते हैं। किससे दोस्तों, लोकसभा से होते हैं। तो इतना चीज आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, इसमें से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। यानी कि दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो बनाया गया, ये 69वां संविधान संशोधन 1991 को बनाया गया। कब दोस्तों, 1991 को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये 17वां जो बना गया था दोस्तों, 17वां संविधान संशोधन में ये बोला गया था कि याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली और पांडुचेरी जो था, दिल्ली और पांडुचेरी को याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लेने का अधिकार दिया गया। तो यह चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इंद्रधनुष दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, इंद्रधनुष दिखाई पड़ने का बहुत सारे कारण है। इसमें दोस्तों याद रखिएगा 2 बार जो है क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो याद रखिएगा एक बार दोस्तों क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और कुछ एक बार जो है याद रखिएगा प्रकीर्णन भी होता है। क्या दोस्तों, प्रकीर्णन भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों झिल्लियों का व्यतिकरण नहीं दोस्तों, प्रकाश का मुड़ना नहीं दोस्तों, प्रकाश का विक्षेपण हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण, इसको हम लोग प्रकीर्णन से ले सकते हैं, या तो दोस्तों इसको हम लोग ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। तो याद रखिएगा सड़क जहां भी चलने की अपेक्षा करेगा, कठिन है, नॉर्मल है, वहां पर दोस्तों घर्षण का काम आएगा। क्या दोस्तों, घर्षण का काम आएगा। घर्षण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला दोस्तों म्यू एम जी होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और घर्षण जो है याद रखिएगा किसी कार पर विपरीत होता है। क्या दोस्तों, विपरीत होगा। जहां पर घर्षण कम होगा वहां पर चलने में आपको कठिनाई होगा, घर्षण जहां पर अधिक होगा वहां पर आपको चलने में ठीक होगा। घर्षण याद रखिएगा रुखराव में सबसे अधिक होता है। तो यह चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। बर्फ पर चलना इसलिए कठिन है कि सड़क की अपेक्षा जो है याद रखिएगा बर्फ पर जो है घर्षण कम है। तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो रसायन शास्त्र का जनक दोस्तों किसको कहते हैं, तो लेबोजियर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर दिख रहा होगा आइंस्टीन, आइंस्टीन को याद रखिएगा फिजिक्स का जनक कहते हैं। क्या दोस्तों, फिजिक्स का जनक कहते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन ने। रमन प्रभाव किसने दिया था दोस्तों, सीवी रमन ने। इसको याद रखिएगा, इनको 1954 में जो है भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। क्या दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित भी 1954 में किया गया था। रदरफोर्ड में याद रखिएगा प्रोटॉन का खोज किया था। क्या दोस्तों, प्रोटॉन का खोज, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रसायन शास्त्र का आया, तो यहाँ पर याद रखिएगा जीव विज्ञान का खोज किसने किया था दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक कौन कहते हैं, तो याद रखिएगा वनस्पति विज्ञान आपका हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, हिस्ट्री हो गया दोस्तों। ये सबको आपको एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। संस्कृत हो गया, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जीव विज्ञान का कौन हो जाएगा दोस्तों, अरस्तु हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों वनस्पति विज्ञान का कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा थियोस्ट्रेपस हो जाएगा। तो यह चीज ध्यान दीजिएगा, थियोफ्रेटस हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हिस्ट्री का कौन हो जाएगा, हेरोडोटस हो जाएगा। कौन दोस्तों, हेरोडोटस हो जाएगा। और संस्कृत का कौन हो जाएगा, पाणिनि हो जाएगा। तो इतना चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, परमाणु के कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो परमाणु का कक्ष जो है मतलब कि मान के चलिए परमाणु अगर इसमें है तो इसमें कक्ष जो भरेगा तो वो दोस्तों अफवाहों के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब में तैरने में
मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तला में दोस्तों एक क्लोरीन रहता है, उसी के द्वारा जो याद रखेगा मनुष्य की त्वचा को थोड़ा सा प्रभावित करता है, जिसको कि हम लोग जलना उसका पर्यायवाची बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज आपको दिख रहा होगा, पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण याद रखिएगा कहाँ से निकलता है दोस्तों, तो सूर्य की किरण से। सूर्य से दोस्तों पराबैंगनी किरण निकलती है। और दोस्तों याद रखिएगा ये ओजोन के जो दोस्तों क्या होते हैं, प्रवृत्ति होते हैं, ओजोन के जो प्रवृत्ति होते हैं इसको दोस्तों कमजोर करता है, यानी कि ओजोन का जो परत होता है उसको दोस्तों कमजोर करते हैं। अच्छा, ओजोन के लिए याद रखिएगा 16 सितंबर 1987 को दोस्तों एक प्रोटोकॉल होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसीलिए दोस्तों इसमें जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को हर वर्ष क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह चीज आपको लिए जानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, नीचे दिए गए पदार्थों को उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब घटते क्रम में, ठीक है। और घनत्व जो सबसे अधिक किसमें होगा, तो इसमें सोना में होगा, सोना के बाद पारा में हो जाएगा और इस्पात में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पॉलीथीन के थलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो बने होते हैं किसमें, पॉलीमर के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पॉलीथीन एक प्रकार का याद रखिएगा बहुलक होता है। क्या दोस्तों, बहुलक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोला गया। सहतूत साल बनाई जाती है, सहतूत साल बनाई जाती है चीरू के बालों से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचालन में मदद करता है, तो रक्त के संचालन की बात करेगा तो यहाँ पर से हो जाएगा लिम्फोसाइट। थोड़ा सा यहाँ पर रक्त के बारे में जानते हैं। तो रक्त का खोज किसने किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था, लैंड स्टीनर ने। वहीं दोस्तों रक्त के परिसंचरण की बात करेगा, परिसंचरण तंत्र की बात करेगा, तो ये दोस्तों किसने किया था, तो याद रखिएगा विलियम हार्वे ने दिया था। किसने दोस्तों, विलियम हार्वे ने दिया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। लैंड स्टीनर ने रक्त के ग्रुप के मतलब की समूह की भी खोज की थी, जिसमें 4 समूह थे, ए बी थे, ए थे और दोस्तों बी थे और दोस्तों ओ था। तो यह चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। और दोस्तों रक्त जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के आपको बतानी है। तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें दोस्तों WBC को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट। जब दोस्तों आप हॉस्पिटल में किसी भी व्यक्ति की जांच करवाइएगा, अगर उसका ब्लड जो है RBC होगा तो उसमें लिखा होगा एरिथ्रोसाइट। RBC नहीं लिखा होता है जो, बल्कि एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, RBC को, लिम्फोसाइट WBC को। ठीक है, और रक्त प्लेटलेट्स भी बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो ये सब चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं, तो 12 पसलियां होते हैं। कितना दोस्तों, 12 पसलियां होते हैं, तो याद रखिएगा। और 12 पसलियां जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। क्या दोस्तों, सेप्टम बोलते हैं। तो यह चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व वाला उत्तेजक है, तो चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है दोस्तों, थीन पाया जाता है। क्या दोस्तों, थीन। तो थीन यहाँ जब नहीं है तो चाय और कॉफी एक में ले सकते हैं, तो कॉफी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यही दोस्तों अगर तंबाकू में आपको पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा निकोटीन पाया जाता है। क्या दोस्तों, निकोटीन। यही तीनों प्रश्न जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न को जब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जल एवं अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण से भारी अघुलनशील घटकों के नीचे बैठ जाना। देखिए जब भी जल की बात आएगा और दोस्तों इसमें अगर मान के चलिए ये जल है और इसमें कुछ कंकर पत्थर दे दिए, तो ये जो नीचे जाके बैठ गया इसको हम लोग अवसाधन बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, अवसाधन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि मिलान करें। मिलान करना है, सिंधु नदी जो है इसका उद्गम, यानी कि सिंधु नदी कहाँ से निकलता है ये चीज दिया गया। तो सिंधु नदी याद रखिएगा मानसरोवर झील के बैरकचू हिमानु से निकलता है, तो इसका हो जाएगा 4, यानी कि इसको बोल सकते हैं डी। सतलज नदी याद रखिएगा ये कहाँ से निकलता है दोस्तों, सतलज नदी की बात करेगा तो ये दोस्तों राकसताल झील से निकलती है, ये हो जाएगा सी। और झेलम नदी कहाँ से निकलता है, बेरीनाग झील से, तो ये हो जाएगा रामगंगा दोस्तों गढ़वाल की पहाड़ियों से। तो यानी कि DCBA तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से आपको अगर कुछ जानना है तो यहाँ पर जानना है सिंधु नदी। तो याद रखिएगा दोस्तों सिंधु नदी जो कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी मानसरोवर झील के बैखरचू हिमानु से निकलती है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यह अपना जल जो है कहाँ पर गिराती है, तो याद रखिएगा ये अपना जल जो है पाकिस्तान की तरफ लेके जाती है। इसमें दोस्तों याद रखिएगा सिंधु नदी की अगर ऊंचाई मतलब कि बोल सकते हैं लंबाई की बात करेगा तो लगभग 2900 किलोमीटर है। यह चीज ध्यान दीजिएगा। या तो कहीं कहीं आपको 2880 भी दिखेगा, यह चीज ध्यान दीजिएगा। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं दोस्तों, जिसमें कि कौन कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा सतलज हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, ठीक है,
चिनाब हो जाएगा और दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा। यह चीज ध्यान दीजिएगा। 4 इसकी सहायक नदियां हैं, जिसमें कि याद रखिएगा 1960 में दोस्तों एक सिंधु जल समझौता होता है, जिसमें कि सिंधु सतलज और झेलम, सॉरी, सिंधु झेलम और चिनाब नदी को दोस्तों क्या बोला गया कि इसका जो है 80% जो है पाकिस्तान पानी यूज करेगा। वहीं दोस्तों चिन ब्यास और सतलज और दोस्तों इसमें रावी, एक दोस्तों रावी था जिसका कि दोस्तों याद रखिएगा कौन कर देगा, भारत यूज करेगा। तो ये चीज भी एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ जब पूछा जाएगा आपको सिंधु जल समझौता कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो याद रखिएगा डेट 1960 को। कब दोस्तों, 1960 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का जन्म दर है। तो बाल लिंगानुपात अगर बात करेगा तो ये दोस्तों इसमें जिनावन की दर है कन्या भ्रूण हत्या। क्या दोस्तों, कन्या भ्रूण हत्या। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर भारत की लिंगानुपात की बात करेगा दोस्तों, तो भारत में लिंगानुपात की संख्या कितनी है, ये चीज एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। तो 943 है। कितना दोस्तों, 943 पर 1000 पुरुष होता है, उसी को लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक है, और अगर बालक लिंगानुपात की बात करेगा तो ये 918 है। और अगर बिहार में लिंगानुपात की बात करेगा तो ये लगभग जो है 930-35 के कार में। तो ये चीज एकदम आपको एक बार देख लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। युवाला का निर्माण किस कर्ता के द्वारा किया जाता है। तो युवाला का निर्माण दोस्तों ये जैसे हो गया युवाला, यहाँ से दोस्तों जो गिरेगा तो ये पानी का होता है। क्या दोस्तों, पानी का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश कंप्यूटर के मुख्य प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड पीसीबी, पीसीबी यानी कि बोल सकते हैं कि मदरबोर्ड का पार्ट है। क्या दोस्तों, मदरबोर्ड का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। एक होता है दोस्तों रैम, एक होता है दोस्तों रोम। ठीक है, तो रैम दोस्तों याद रखिएगा, एक होता है रोम, रोम यहाँ पर। तो रोम दोस्तों एक अस्थाई है, लेकिन रैम जो है याद रखिएगा ये अस्थाई है। ये चीज दोनों ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय भंडारण नहीं है, यानी कि चुंबकीय भंडारण नहीं है। तो विनेस्चर डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव और चुंबकीय ट्रेप। मेमोरी कार्ड दोस्तों नहीं है, मेमोरी कार्ड एक प्रकार का दोस्तों बाहरी आवरण है। तो ये दोस्तों चुंबकीय भंडारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्या बोला गया। जैव विविधता कार्य योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जैव विविधता, जैव विविधता याद रखिएगा ये किससे हो जाएगा दोस्तों, खतरे के प्रजननी प्रजातियों से, वनों के संरक्षण से, उन्मूलन से। तो ये हो जाएगा वनों के संरक्षण से। किससे दोस्तों, वनों के संरक्षण से हो जाएगा। तो याद रखिएगा जैव विविधता कब आया था दोस्तों, तो याद रखिएगा अधिनियम 2002 में आया था। ठीक है, सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर है, तो याद रखिएगा अमेजन के जंगल में। कहाँ पर दोस्तों, अमेजन के जंगल में सबसे अधिक जैव विविधता है। तो यह चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया। सतमालिया हिरन अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये दोस्तों सतमालिया हिरन अभ्यारण्य जो है याद रखेगा ये दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप में है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, दादर नगर हवेली को और दमन और द्वीप को एक कब किया गया, 2020 के गणतंत्र दिवस पर, यानी बोल सकते हैं 26 जनवरी 2020 में। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया। बरसाए का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास है। तो बरसाए का महल दोस्तों कहां पर हो जाएगा, पेरिस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा। अच्छा, यहां पर बात आता है बरसाए, बरसाए का दोस्तों याद रखिएगा संधि कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। कब दोस्तों, 1919 में हुआ था। तो यह चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। तो उत्तर भारत का मंदिर की बात करिएगा तो ये दोस्तों 10वीं से 12वीं सदी के मध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए थोड़ा सा दोस्तों ये आपका सांकेतिक रूप पे दोस्तों भारत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये सांकेतिक रूप पे थोड़ा सा भारत, ये दोस्तों मिस्टेक हो गया, इसको फिर से बना लेते हैं। यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छोड़िए, ये दोस्तों आपका भारत हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये जो दोस्तों उत्तर वाला है, क्या दोस्तों उत्तर हो जाएगा, एक दोस्तों दक्षिण हो जाएगा और एक दोस्तों आपका मध्य हो जाएगा। उत्तर भारत की जब बात करेगा दोस्तों तो ये किसमें बना होता है, तो नागर शैली में। किसमें दोस्तों, नागर शैली में। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और मध्य भारत का जो मंदिर होता है वो बेसर शैली में बना होता है। और दक्षिण भारत का दोस्तों याद रखिएगा द्रविड़ शैली में बना होता है। तो यह तीनों को ध्यान दीजिएगा। द्रविड़ शैली कहने का मतलब हुआ ये एक हुआ, इस पे एक हुआ दोस्तों, इस पे एक हुआ, एक हुआ, इस तरह से बनते जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया दोस्तों। मुगल काल में न्याय विभाग का प्रधान को कहा जाता है। मुगल काल में दोस्तों न्याय विभाग के प्रधान को क्या कहते हैं, आला काजी कहते हैं। क्या दोस्तों, आला काजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। सूचना विभाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा सूचना विभाग को मुगल काल में क्या बोला जाता था, बिकिया निवीस बोला जाता है। मीर बख्शी किसको बोलता था दोस्तों, याद रखिएगा सेनापति को क्या बोला जाता था, मीर बख्शी बोला जाता था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राष्ट्रीय
देखिए कृषि वानिकी अनुसंधान जब पूछेगा तो ये हो जाएगा झांसी में। कहाँ पर दोस्तों? झांसी में हो जाएगा। यही दोस्तों पूछेगा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा देहरादून में। कब दोस्तों? देहरादून में। ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ कानपुर है तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जो है यहाँ पर पूछा जाएगा राष्ट्रीय चमड़ा संस्थान कहाँ पर है? तो याद रखिएगा कानपुर में है। लखनऊ में दोस्तों क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा औषधि संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आपसे पूछा जाएगा दोस्तों आलू संधान कहाँ पर है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चावल अनुसंधान कहाँ पर है? यह चीज पूछा जाएगा। और दोस्तों आपको पूछा जाएगा गन्ना। यह तीनों चीज एकदम कई बार पूछे जाते हैं। तो आलू संधान कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा शिमला में है। चावल दोस्तों कहाँ हो जाएगा? अगर विश्व में पूछेगा तो ये हो जाएगा मनीला। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर पूछेगा तब मनीला, अगर राष्ट्रीय पूछेगा तो ये हो जाएगा कटक। ठीक है। और गन्ना भी दोस्तों आपका लखनऊ में ही है। तो इतना चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल के फैमिली से संबंधित है? ये दोस्तों एम्बलीफेरी है। क्या दोस्तों? एम्बलीफेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से लाल ग्रंथि कहाँ मौजूद होता है? यानी कि लाल ग्रंथि, लाला ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लाल ग्रंथि बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा लाल ग्रंथि कहाँ पर होता है? मुख में होता है। यह चीज ध्यान दीजिएगा। मुख से जो है लाल ग्रंथि कई प्रकार के, 4 प्रकार के लगभग निकलते हैं। एक दोस्तों हो जाएगा लाइसोजाइम हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये सब टेप्सिन हो जाएगा। तो ये सब दोस्तों कहाँ से निकलता है? मुख से निकलता है। अमाशय से दोस्तों याद रखिएगा जठर रस का स्राव होता है। क्या दोस्तों? जठर रस का स्राव अमाशय से होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो है 2 एंजाइम निकलते हैं। एक दोस्तों आपका पेप्सिन होता है और एक दोस्तों आपका रेनिन होता है। यह चीज भी एकदम ध्यान दीजिएगा। अग्नाशय दोस्तों एक प्रकार का मिश्रित ग्लैंड है और उसके बीटा सेल से दोस्तों इंसुलिन का ग्रंथि मधुमेह का स्राव होता है। क्षुद्रांत दोस्तों छोटी आंत को बोलते हैं। छोटी आंत याद रखिएगा भोजन का पूर्ण पाचक अगर पूछेगा तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत याद रखिएगा, बोल सकते हैं कि इसके 3 भाग होते हैं। एक दोस्तों होते हैं डेडुनम। क्या दोस्तों? डेडुनम होते हैं। और एक होते हैं दोस्तों जेजुनम। क्या दोस्तों? जेजुनम होते हैं। और एक होते हैं इलियम। ये तीनों को एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया प्राचीन काल में चक्रवार्तिन राजा किसे कहा जाता था? चक्रवार्तिन राजा उसको कहा जाता था दोस्तों कि याद रखिएगा जिसका मतलब राज्य बोल सकते हैं दक्षिण से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक इसका मतलब शामिल हो, उसको हम लोग बोलते थे चक्रवर्तीन राजा। यहाँ पर देख लीजिए जो कभी पराजित ना हुआ हो, जो जिसमें कम से कम 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया हो, जो किसी का शत्रु ना हो, तो ये हो जाएगा जिसके राज्य का प्रचार प्रसार से लेकर कन्याकुमारी तथा पूर्व से ब्रह्मपुत्र की घाटी तक हो, तो उसको हम लोग बोलते थे चक्रवर्तीन राजा। ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया जिससे कम से कम 2 अश्वमेध करवाए, ये हो कल भी हमने आपको बताया था। ये कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। जिसका कोई शत्रु ना हो तो वो हो जाएगा बिंदुसार। क्या दोस्तों? बिंदुसार, जिसको कि हम लोग अमित्रघात के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? अमित्रघात के नाम से जानते हैं। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। कौन दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का 2 बेटा था। एक दोस्तों कौन था? अशोक था। और एक दोस्तों कौन था? सुसीम था। कौन दोस्तों? सुसीम था। और अगर पूछेगा चक्रवर्ती राजा तो इसमें आप लोग अशोक को ले सकते हैं। कौन दोस्तों? अशोक को ले सकते हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हर्बेरियम तकनीक का में कौन सा चरण शामिल होता है? तो हर्बेरियम तकनीक में पौधे का संग्रह, जो मतलब कि बोल सकते हैं कि कलम का रूप ही एक हर्बेरियम है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। इसमें तीनों हो जाएगा, नमूने को दबाना और सुखाना, नमूने को माउंटिंग ब्लीडिंग। ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से प्रेरित है? देखिए राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो 36 से लेकर 51 तक दोस्तों, इसमें जो है 3 प्रकार के हैं। एक दोस्तों आपका कौन है? समाजवादी है। और एक दोस्तों आपका उदारवादी है। और एक दोस्तों आपका क्या है? गांधीवादी है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे दोस्तों 46 हो गया, 40 हो गया, 39 हो गया, ये सब दोस्तों गांधीवादी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट ग्रीन वाला संबंधित है? ग्रेट ग्रीन वाला संबंधित कहां पर हो जाएगा? अफ्रीका में। अफ्रीका को याद रखिएगा भविष्य का महादेश बोलते हैं। क्या दोस्तों? भविष्य का महादेश बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इसमें जो है अभी देश की संख्या की बात करेगा तो लगभग 55 है। ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। महाद्वीप दोस्तों महाद्वीप बोल सकते हैं, महादेश नहीं। और यूरोप को क्या बोलते हैं दोस्तों? महाद्वीपों का महाद्वीप बोलते हैं। क्या दोस्तों? महाद्वीप का महाद्वीप। ठीक है। महाद्वीप का महाद्वीप किसको बोलते हैं? यूरोप को बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। चोल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि गलत है? यह चीज पूछा गया कि सत्य नहीं है यानी कि इसमें कौन गलत है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो आरंभ में पल्लवों का संबंध था। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। पल्लव दोस्तों याद रखिएगा, पल्लव की राजधानी की बात करेगा तो ये कांचीपुरम हो जाएगा। और पल्लव का अगर संस्थापक की बात करेगा तो सिंह विष्णु हो जाएगा। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और उसी में दोस्तों विजयालय जो है इनके सामंत थे यानी कि सेनापति थे। और इसी को मारकर दोस्तों क्या बनाया गया? तो याद रखिएगा चोल साम्राज्य का स्थापना
अपना। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, तो बिल्कुल ठीक है। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने किया, तो ये भी तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने नहीं बनाया था, तो याद रखिएगा ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो बनाया था दोस्तों राजराज प्रथम ने बनाया था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। अधिकतर सीएनएस को प्रभावित करने वाला वायरल डिजीज को कहा जाता था, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते थे, रेबीज बोलते थे। रेबीज याद रखिएगा एक प्रकार का दोस्तों क्या बोल सकते हैं, रोग है। और दोस्तों ये वायरस जनित रोग है। क्या दोस्तों, वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, ये चीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये किससे होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कुत्ते के काटने से होता है। क्या दोस्तों, कुत्ते के काटने से होता है, बिल्ली के काटने से भी ये हो सकता है। कुष्ठ रोग याद रखिएगा दोस्तों ये जीवाणु के द्वारा होता है। और कोविड दोस्तों ये तो आपको पता होगा वायरस के द्वारा होता है। और स्मॉल पॉक्स ये भी वायरस के द्वारा होता है। तो ये दोस्तों आज का आप प्रैक्टिस सेट 3 था। आप एग्जाम तक इसी तरह बने रहिए, आपको टोटल जीके हम याद करवा देंगे, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, आपको आज का डिस्कशन कैसा लगा, आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, कमेंट में अपना जो है वर्णन जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।